एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमने इससे पहले क्लास 8 के ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स को फिनिश किया है। ठीक, उसका कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद बुक एक्सरसाइजेस वी हैव डन। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री फॉर क्लास 8 विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ हाउ, वन, व्हेन एंड वेयर। ओके, तो इसमें आपका पहला टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। ठीक है, यानी जो तारीखें होती हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से इतनी ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक, so now there was a time when historians were fascinated with dates. They were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? Okay, so now यहाँ पे एक ऐसा समय था जब जो इतिहासकार थे, जो पास्ट के बारे में लिखते थे, वे तारीखों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। उनके लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन लोगों के बीच में अक्सर इस बात की बहस छिड़ती थी कि किस डेट पे किसी रूलर को सिंहासन पे बैठाया गया, या वो कहाँ का राजा कब बना, या उसने कोई लड़ाई किस डेट में लड़ी। ठीक, तो ये एक एक डिबेट इश्यू था, ठीक है, हिस्टोरियंस के बीच में। तो एक तरह से हिस्ट्री जो थी वो डेट के साथ सिनोनिमस थी। सिनोनिमस यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक प्रकार से एक जैसा होता है, मिलता जुलता है। ठीक है, यानी डेट्स का मतलब हिस्ट्री और हिस्ट्री का मतलब डेट्स। ओके, तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे इतिहास बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी डेट्स को याद करना पड़ता है। ओके, तो क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम बहुत सी तारीखों को याद करें? ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इट इज़ टेलिंग यू that history is certainly about changes that occur over time. It is about finding about how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after. ठीक है, यानी जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, इतिहास की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वो बदलाव। ठीक है, यानी जीवन तो गतिशील है, ठीक है, परिवर्तन तो सदैव होता रहता है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है। तो ये जो परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, तो ये एक समय के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इतिहास यही है, यानी बदलाव को पढ़ना। ठीक है, पता लगाना कि कोई चीज़ जो है ये आज जैसी दिख रही है, या आज ये जिस प्रकार से इसका अस्तित्व है, आज से बहुत साल पहले भी क्या ये ऐसी ही थी, या थी भी या नहीं, या इसमें किस प्रकार से क्या बदलाव आए हैं, यही आपका इतिहास है। तो जब हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट यानी जिसमें आज हम हैं, जो हमारा वर्तमान है, और पास्ट माने जो बीत चुका, तो जब दोनों की हम तुलना करते हैं तो अक्सर हम समय का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे हमने कहा बिफोर और फिर हमने कहा आफ्टर। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। ठीक है, जैसे आप 8th में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप बड़े हो गए हैं। अभी पेरेंट्स कई बार आपके बचपन की बातें आपको बताते होंगे, ठीक है, वो कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बेटा बचपन में आप, या फिर इस उम्र के पहले आप ऐसा करते थे, वैसा करते थे, आप ये खाते थे, आप ये खेलते थे, और अब आप ये खाते हैं, ये खेलते हैं। यानी वो भी तो आपका इतिहास ही बता रहे हैं ना, कि आज आप जैसे हैं, आज से कुछ साल पहले आप ऐसे नहीं थे, आपको ये चीज़ पसंद थी। ठीक है, और आज प्रेजेंट में आप ऐसे हैं, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, तो यही होती है हिस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आके आपका समय घुस जाता है। ठीक है, तो जब समय आ गया तो फिर हमको कहना ही होता है बिफोर एंड आफ्टर, राइट। सो लिविंग इन द वर्ल्ड, वी do not always ask historical questions about what we see around us. ठीक है, अभी हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है आपका हिस्ट्री एक्चुअली है क्या। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? इट इज़ अबाउट कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट, एंड देन इट रिफर्स टू द टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यानी हिस्ट्री क्या है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। ठीक, चलिए अब आगे हम चलते हैं। सो लिविंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं,
हम जो भी अपने आसपास देखते हैं अक्सर इसको लेके हमारे मन में इस प्रकार से कोई ऐतिहासिक प्रश्न नहीं आता, ठीक है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है आज हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जिस प्रकार का खाना खा रहे हैं, हम जिस माहौल में हैं, ठीक है, ये सब पहले से ही ऐसा था। यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमको लगता है कि ये आज जैसा है वो पहले भी वैसे ही था, ठीक है ना। तो यही कारण है कि हम कोई प्रश्न नहीं रखते हैं यहाँ पर, ठीक। इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब क्या हुआ? हम इसको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं, ठीक है। ग्रांटेड यानी हल्के में लेना। यानी आज जो हम आज़ादी की हवा में सांस ले, अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें सॉरी, तो आज हम जो इतने आराम से कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, तो ये जो आज़ादी हमको मिली हुई है, ठीक। तो अगर हम ये सोचेंगे कि आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं आज से 200 साल पहले भी वही माहौल था, तो हम तो इसको ग्रांटेड में ही लेंगे ना। हमको लगेगा कि हाँ वाकई पहले भी लोग इतने ऐसे ही रहते थे जैसे आज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए खास नहीं है, ठीक है। तो हमको लगता है जैसी चीज़ें आज थी वैसे पहले भी है, ठीक है। लेकिन जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तब हम क्या पाते हैं? क्या आज से 200 साल पहले हम ऐसे थे? नहीं। उस वक्त क्या थे? हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। हमारे पास अधिकार नहीं थे, आज़ादी नहीं थे, ठीक है। हमको अपनी पसंद का एजुकेशन लेने की या कहीं भी नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप साउथ अफ्रीका का ही एग्जांपल उठाएंगे तो आपने नेल्सन मंडेला की अगर बायोग्राफी पढ़ी होगी, किस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन उस देश को दे दिया, ठीक है, जहाँ पे निग्रोज को लेकर, ब्लैक्स को लेकर किस प्रकार से शोषण किया जाता था, ठीक है। तो आज साउथ अफ्रीका में अगर कोई बच्चा होगा तो आज वो जिस माहौल में रह रहा है अगर वो उस वक्त से कंपेयर करेगा तो उसमें आएगा आपका हिस्ट्री, यानी वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करेगा। वैसे आज हम जो है, आज हमारे जो बच्चे हैं अगर आज से 200 साल पीछे जाएंगे तब वो समझेंगे कि इस आज़ादी की कीमत क्या है। ओके, नाउ so we'll move further. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. ठीक है, अभी जब हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा आती है तब हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और तब वो ऐतिहासिक हो जाते हैं। ऐतिहासिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फिर जब हम प्रश्न पूछेंगे तो कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। ओके, लाइक वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, you may wonder sorry, when did people begin to drink tea or coffee? ठीक है, अभी आप अक्सर रोड पे देखते हैं, यहाँ वहाँ चाय की दुकानें हैं, लोग जो है ग्रुप्स में खड़े होकर चाय पीते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक आम बात है। लेकिन अगर कभी आपके मन में ऐसी जिज्ञासा हो कि ये जो चाय पी रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली इन लोगों ने कब पीना शुरू किया होगा, ठीक है। या अगर आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप उसकी खिड़की से बाहर देखते हैं, ओके, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वेयर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, ठीक है। अभी आप रेलगाड़ी में सफ़र करने के दौरान अगर सोचेंगे कि मैं तो रेलगाड़ी में बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो आज से बहुत साल पहले जब रेल नहीं बनी होंगी तब लोग लंबी दूरी कैसे तय करते होंगे। Okay, then reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. ठीक है, आज तो आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको न्यूज़पेपर आपके घर पे मिलता है और आपको देश की, विदेश की, ठीक है, तमाम प्रकार की न्यूज़, लोकल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, हर तरह की न्यूज़ आपके सामने होती है, ठीक है। आपको पता लग जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे कि जिस वक्त न्यूज़पेपर नहीं था, ठीक है, तो उस वक्त लोगों को एक्चुअली कैसे पता लगता था कि आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके अंदर आना शुरू होंगे तब जाके आप कहाँ जाएंगे? हिस्ट्री में। ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है जहाँ पे हम चीज़ों के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, राइट। सो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब जब ये ऐसे प्रश्न दिमाग में आते हैं, कैसे? हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, तो ये हमको पीछे ले जाते हैं, कहाँ पर? समय में, ठीक है। तब हम समय के पीछे जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। ओके, अब इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हर घटना, हर कोई ऐसी इवेंट
जो हुई हो उसके लिए एक एक्यूरेट ईयर या मंथ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time। ठीक है, अब कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो घटने में या जिसको डेवलप होने में एक समय लगता है। ठीक है, कुछ महीने, कुछ साल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में हम कोई एक एक्यूरेट डेट या मंथ नहीं फिक्स कर सकते हैं क्योंकि उसको डेवलप होने में एक समय गुजरा है। ठीक है, सो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने चाय का एग्जाम्पल उठाया था, तो इसमें अगर हम पूछें कि भारतवर्ष में लोगों ने चाय पीनी कब शुरू की, तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं थी कि भाई इतनी डेट को, इस महीने में, इस ईयर में लोगों ने चाय पीनी शुरू की। ओके, सो पीपल इन इंडिया दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम। ठीक है, यानी ये चाय का जो टेस्ट है, इसको पकड़ने में लोगों को, इसकी आदत लगने में लोगों को एक लंबा समय लगा। यानी एक समय के बाद, यानी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती हैं जो जब हमको दिखती हैं तब हमको लगता है कि हाँ ये हो गया है। यानी आज जो हम गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, ठीक है, और बड़ी बड़ी शॉप में, आजकल तो होटल में भी, यानी चाय बहुत स्पेशल चीज़ है, उसके बिना अब लोग रह नहीं सकते। तो ये इतना स्पेशल हो गया है, तो आज हमको दिखता है ना चाय, तो जब दिख रहा है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक दिन में नहीं हुई, इसको बहुत लंबा टाइम लगा है। सो देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं या इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं, इसमें हम कोई एक एक्यूरेट डेट नहीं बता सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश। ठीक इसी तरीके से अब हम अगर कहें कि जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर शासन करना शुरू किया तो वो डेट बताइए, तो हम वो डेट नहीं बता सकते। ओके, क्योंकि कोई एक निश्चित तारीख नहीं थी जिस दिन हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बने या अंग्रेज़ों ने हमारे पूरे भारतवर्ष पे शासन करना शुरू किया। ये धीरे धीरे समय के हिसाब से हुआ। ठीक, वो किस प्रकार से एक्सप्लोरिंग के लिए निकलते थे, है ना, नए नए लैंड खोजने निकलते थे। तो वो जब इंडिया की तरफ आए, उन्होंने जब वास्को डिगामा आए, ठीक है, इनको पता लगा कि हाँ भाई इस प्रकार का भी एक देश है। तब यहाँ पे उन्होंने देखा किस प्रकार से मसाले हैं, कॉटन हैं, तरह तरह की चीज़ें जो इंडिया में फेमस हैं। तो इससे वो इतने प्रभावित हुए, अपने देश में लेके गए। तब दोबारा आए, फिर उनके पीछे पीछे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो भी चली आई। तो ये सब जो है हमारे देश में जो है व्यापारी बन के घुसे। ठीक है, और उसके बाद फिर लोगों में आपस में घमासान हुआ। ठीक है, अब इनमें से जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था भाई, वो जो है टिक गया इंडिया में। अब उसने क्या किया भाई, हमारे यहाँ किले बनाए। ठीक है, फिर राजाओं के दरबार में घुस गए, किसी प्रकार से उनका दिल जीता। फिर उनके राज्यतंत्र के जो कार्य थे उसमें हस्तक्षेप शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या किया भाई, उन्होंने फिर अपना चीज़ों को विस्तार करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बहुत तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाई, यानी बहुत एक प्रोसेस में उन लोगों ने काम किया। और धीरे 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 एक वक्त, उन्होंने अच्छा खासा वक्त लिया जब उन्होंने पूरे भारतवर्ष पे अपना कब्जा कायम किया। तो अब हम कहें कि इसमें कोई हम एक निश्चित डेट बनाए, एक डेट, तो वो आपके लिए नहीं हो सकता है। और द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, अब हम ये जो राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ऐसा आंदोलन जिसमें कि पूरा देश आपका सम्मिलित था, यानी इसमें एक या दो व्यक्ति नहीं थे, आपका पूरा देश था। तो अब हम ये कहें कि नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, इसकी कोई एक डेट बताएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब भारत पे शासन करना शुरू किया तो उन्होंने हर क्लास का, हर वर्ग के आदमी का शोषण किया। ठीक है, तो चाहे किसान हो, मजदूर हो, राजा हो, व्यापारी संघ हो, या खेतों में काम करने वाला किसान हो, या फिर आपकी जनजाति हो, जंगलों में रहने वाला आपका जो क्या बोलते हैं, आपके जो वनवासी हों। ठीक है, तो वहाँ तक हर तरफ ब्रिटिश का शोषण पहुँचा था। तो इन सब लोगों को शोषण के बाद इस चीज़ को महसूस करने में कि हमारा दुश्मन एक है, एक टाइम लगा। It took over a span of time. So after that time they realized they have a one enemy, so they got coordinated all together. तब वो लोग इकट्ठा उठे और उन लोगों ने तब इनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तब ये कहलाया आपका नेशनल मूवमेंट। तो इसके लिए भी कोई एक डेट फिक्स नहीं की जा सकती है, राइट। सो नाउ, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, अब ऐसे भी बहुत से बदलाव जो कि आपकी अर्थव्यवस्था में या फिर आपके समाज में हुए।
ठीक है। यानी जैसे कि हम पहले अच्छे खासे आत्मनिर्भर देश हुआ करते थे। हमारे यहाँ लोग बहुत सरस जीवन व्यतीत करते थे, खेती करते थे, ठीक है। उनका खाने पीने का सब इसमें पूरा हो जाता था। हाँ, बहुत खुशहाल थे लोग, ठीक है। यहाँ का समाज भी हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप था, अच्छा खासा हमारा ज्ञान था, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, और हमारे समाज में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार का जो समाज था उसमें कैसे बदलाव हुआ, कैसे यहाँ पे किसान गरीब हुए, किस प्रकार से आदिवासी वे लोग जो कि जंगल के राजा कहलाते थे किस प्रकार से सड़क पे चले आए, मजदूर बन गए। हाँ, मतलब ये तमाम चीज़ें जो एक धीरे धीरे बदलाव हुआ, ठीक है। तो इसकी कोई एक डेट नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ठीक है। तो जितनी भी घटनाएं हैं इनको होने में एक समय लगा, एक अच्छा खासा समय लगा। सो वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, ठीक है। तो अब हम जब इस हिस्ट्री को बताएंगे, ठीक है, तो इसमें कोई एक डेट हम फिक्स कर दें कि भाई 6th को हुआ या 7th को हुआ या 8th को हुआ, ठीक है, या इस महीने में हुआ, अक्टूबर में हुआ, नवंबर में हुआ, दिसंबर में हुआ, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम उस समय को बताएंगे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति के लिए भी हम क्या बोलते हैं, भी 18वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। तो वैसे ही इन चीज़ों के लिए हम कोई एक डेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस मूव फर्दर। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, ठीक है। तो अब तो हमने इतना पढ़ लिया कि डेट्स की इंपॉर्टेंस इस तरह की घटनाओं में नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अब आप कहेंगे तब क्यों हमको इतनी डेट्स मेमोराइज करनी पड़ती हैं, तब क्या कारण है, ठीक है। तो अब इसका कारण ये है, दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, ओके। सो वी हैव अ रीज़न वाई वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स, वी हैव अ वेरी गुड रीज़न, एंड द रीज़न इज़ दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, ठीक है। एक वक्त ऐसा था जब इतिहास क्या था, अच्छा खासा ये युद्ध से और बड़े बड़े घटनाओं से भरा हुआ था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़, ठीक है। अब इतिहास क्या था, बहुत पुराने समय में जो राजा थे और किस प्रकार से वो कैसे शासन करते थे। देन हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरियंस क्या लिखते थे, भाई किस साल में किसी राजा को क्राउन पहनाया गया, यानी वो किस साल में राजा बना, और एक साल में जब उसकी शादी हुई, और जब उसके बच्चा हुआ, और उसने एक पर्टिकुलर साल में कोई लड़ाई लड़ी, और वो साल जब वो मर गया। एंड द ईयर द नेक्स्ट द रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और उस राजा के मरने के बाद अगला रूलर कौन था जो उसके सिंहासन पे बैठा। तो एक वक्त पे हिस्ट्री ये थी, यानी ये एक राजा के जीवन के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री किसके आसपास है, एक राजा के आसपास। उसके पैदा होने से लेके मरने के बाद उसके सिंहासन पे बैठने वाले तक ही क्या थी, हिस्ट्री थी। सो फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमिन, ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट हैं जिनके लिए हम डेट को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक डेट पे हुआ। आदमी एक ही डेट पे जन्म ले सकता है, ठीक है, एक डेट पे मरता है, एक डेट पे उसको सिंहासन पहनाया जाता है, एक ही डेट पे उसको बच्चा होगा, ठीक है। और जब उसने किसी पे आक्रमण किया होगा या किसी ने उस पे आक्रमण किया होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वो वॉर हुई, ठीक है। तो ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हम डेट्स को फिक्स कर सकते हैं, राइट। सो नाउ एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू बी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद भी इतिहास में जो है इस प्रकार की डेट्स पे भी डिबेट चलती रहती हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी कुछ ज़्यादा एक्यूरेट है नहीं, ठीक है। हिस्ट्री भी क्या है, जो हमको यहाँ वहाँ से प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, शिलालेख मिलते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होता है, या जो भी हमको खनन से प्राप्त होता है, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, उससे हमको हिस्ट्री पता लगती है। वो भी तो किसने लिखी है ना, ठीक, या जो हमको मिला है, हम उससे क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो इसमें भी आपका डिबेट जो है वो चलता रहता है, राइट। सो नाउ एज यू हैव सीन in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of others issues and other questions। अभी देखिए, अब आप हिस्ट्री की बुक उठाएंगे अगर पिछले कुछ सालों में, तो आप देखेंगे कि अब हिस्टोरियंस का जो स्वाद है कुछ बदल गया है, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो किस टॉपिक पे लिखते हैं, अब वो लिखते हैं कुछ अलग इश्यूज़ के बारे में, और कुछ अलग प्रश्नों को वे लोग उठाते हैं। अभी कैसी चीज़ें हैं,
They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed, and how the new ideas spread and how centuries and society changed. ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी हिस्ट्री अब क्या हो गई है, रिसेंट टाइम में चेंज हो गई है. अब हिस्टोरियंस जो है थोड़ा सा शासक वर्ग से निकल के बाहर आम जनता में आए. ठीक है, अब वो नए नए सामाजिक मुद्दों को देख रहे हैं, नए प्रकार के प्रश्नों को, कि कैसे लोग जो है वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सा काम करके अपनी जीविका कमाते हैं. क्या किस प्रकार से अनाज उगा रहे हैं, क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे नए नए शहरों का उदय हुआ, कैसे मार्केट आपके उदय हुए. ठीक है, कैसे नए नए साम्राज्य बने और किस प्रकार से नए विचार जो हैं आपके यहाँ वहाँ लोगों में फैले. ओके, और किस प्रकार से जो है आपका समाज, आपका जो संस्कृति था उसमें बदलाव आया. तो ये जो है रीसेंट हिस्टोरियंस का जो है एक चेंज जो है देखने में आया है. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको. राइट, नाउ विच डेट. अब विच डेट मतलब अब किस डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अभी देखिए, अभी हम बात करते हैं इसमें, सुनाओ. Okay, let us come here now. By what criteria do we choose a set of dates as important? ठीक है, अब डेट्स भी बहुत तरह की होती हैं. ठीक है, तो हर डेट का तो मेंशन नहीं करते हैं ना, लेकिन कुछ खास डेट्स जो होती हैं वो हमारे लिए अचानक से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक, so the dates we select, the date around which we compose our story of the past are not important on their own. ठीक है, यानी कोई भी तारीख है, कोई भी घटना है या कोई कहानी ऐसी है जो पास से जुड़ी है, वो अपने से इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. ठीक है ना, वो जो डेट्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई, ठीक है, वो अपने से इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती. वो इम्पॉर्टेंट कब बनती हैं, जब हम उनको इम्पॉर्टेंट समझते हैं. दे बिकम विटल, विटल माने ज़रूरी, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट. ओके, यानी बहुत कुछ होता है, बहुत सी इवेंट्स, बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन जिसको हम इम्पॉर्टेंट समझेंगे, जिस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वही आपकी इम्पॉर्टेंट होगी. जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको. अभी आप रास्ते से चल के जा रहे हैं. ओके, एक कॉमन सी चीज़ है. आप जा रहे हैं, तब तक मान लीजिए कोई छोटा सा एनिमल है, उसने रोड क्रॉस किया, उसको एक गाड़ी हिट करके जाती है. ओके, ठीक है, आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको दया भाव आएगी, अच्छा हाँ बेचारा था, उसको गाड़ी ने हिट किया, वो मर गया. ठीक है, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, आप वहाँ से निकल जाएंगे. लेकिन आप फिर कुछ दूर जाते हैं, फिर वहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बाइक से जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसको गाड़ी हिट करती है, ऑन द स्पॉट उसके साथ कुछ गलत हो जाता है. ओके, तब आपके लिए वो क्या होता है, अचानक से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, और अगले दिन फिर वो न्यूज़ भी पेपर में आ जाती है कि भाई इस हाईवे पर, इस जगह पर, इस टाइम पे एक कार ने एक आदमी को हिट किया और ऐसा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे दो इवेंट्स थे ना, और यहाँ पे दो इवेंट हुए, लेकिन एक इवेंट को तो हमने इम्पॉर्टेंट कहा और दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था. ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट, देन इट बिकम अ इम्पॉर्टेंट टू अस. समझ में आया. सो इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम नए प्रकार के बदलावों को पढ़ना शुरू करेंगे, नए मुद्दों को उठाएंगे, तो एक नई सेट ऑफ डेट्स आपकी निकल के आ जाएंगी और वही आपकी फिर क्या होंगी, इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी. राइट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. कंसिडर एन एग्जाम्पल. ओके, इफ द हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया. अब अगर हम ऐसी हिस्ट्री की बात करते हैं जो कि इंडिया में ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखी, तो उन लोगों ने क्या लिखा, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. अब उनके लिए हिस्ट्री क्या थी, उनके ब्रिटिश साम्राज्य के जो गवर्नर जनरल थे, उनकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी थी, यानी वो जब से पैदा हुए तब से लेके जब वो इंडिया में आए, उन्होंने जब शासन करना शुरू किया, और शासन करने से लेके अंत तक, जब तक वो या तो मर गए या इंडिया छोड़ के चले नहीं गए, तब तक वो जो सारी घटनाएं घटी उनके जीवन से इर्द गिर्द, वही हिस्ट्री थी. राइट, सो दीज हिस्ट्रीज बिगैन with the rule of the first governor general वॉरेन हेस्टिंग्स. तो अब जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री शुरू होती है इंडिया में, तो उनकी हिस्ट्री शुरू होती है
हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के रूल से, ठीक है, और जाके ख़त्म होती है इट एंडेड विद द लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंट बैटन। यही हिस्ट्री है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए। सो इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। मतलब अब जो आपके बाकी और चैप्टर्स हैं, तो आपके लॉर्ड माउंट बैटन के अलावा और वॉरेन हेस्टिंग्स अलावा और जितने बाकी आपके गवर्नर जनरल हुए, जैसे हेस्टिंग्स हैं, वेल्सली है, बेंडिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में अलग अलग चैप्टर में बताया गया है। सो इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज। ऑल द डेट्स ऑफ these हिस्ट्री बुक्स वेयर लिंक टू these पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो हिस्ट्री थी ये मात्र इन गवर्नर जनरल के लाइफ की इर्द गिर्द सिमट के रह गई। ठीक है, यानी जो भी उन लोगों ने क्रियाकलाप किए, ठीक है, जो भी उन्होंने एक्टिविटी की, जो भी पॉलिसीज़ बनाई, जो भी उनके जीवन के अचीवमेंट्स थे रूलिंग में, वो ही सारी जो है हिस्ट्री थी लोगों की। सो इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है ना, तो इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जीवन सिर्फ आप लोगों की वाइस रॉय का ही है, यानी आप ये जो जनरल वाइस रॉय है इनका जो जीवन है वही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, आम जनता, उनका कष्ट, उनके सुख, उनके दुख, या जो भी चीज़ें इनसे अलग हटकर है वो सब कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ जनरल आपके जो है गवर्नर जनरल जिन्होंने इंडिया पे शासन किया, वही जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स वे मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री में उनकी जो ज़िंदगी की क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी मतलब एक पीरियड, ठीक है, जब हम इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जब हम स्टेप वाइज चीज़ों को लिखते हैं, तो उसी क्रोनोलॉजी को लेकर जो कि उनकी ज़िंदगी पे लिखे गए वही अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया और वही ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री कहलाई। सो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इसको छोड़कर इतिहास को, इस पीरियड के, इस समय के इतिहास को और अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में इन्हीं की हिस्ट्री जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल की ही हिस्ट्री है, इन्हीं की हिस्ट्री में जो है हम जो आम वर्ग है, जो बाकी जो लोग हैं इंडिया के, उनकी हिस्ट्री पे क्या हम फोकस नहीं कर सकते? क्या उनके जीवन को हम कुछ फोकस नहीं दे सकते हैं? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। ठीक है, अब जब कभी भी हम हिस्ट्री लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको चैप्टर्स में बांट देते हैं, है ना? तो हम ऐसे क्यों करते हैं? ओके, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं हम उसको अलग अलग चैप्टर में बांटते हैं। उसका कारण क्या है? इट इज़ गिवन ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यूटी के साथ एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है, तब तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इतना लंबा हो जाएगा कि आदमी को फिर दिक्कत होगी पढ़ने में ना। हाँ, आप पिक्चर भी देखते तो उसमें भी इंटरवल होता है ना? कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें भाग दिया रहता है। क्यों? ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और प्लस जब ये हम पीरियडाइजेशन करते हैं तो पहला जो पार्ट है उससे दूसरा पार्ट कनेक्टेड रहता है, फिर तीसरा पार्ट कनेक्टेड रहता है। होता है ना, जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो हाँ भाई अब इसकी अगली कहानी शेष भाग में। ठीक है, तो इस प्रकार से जब चैप्टर बांटे रहते हैं तो उसमें कोहेरेंस होता है, एक जुड़ाव रहता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन द वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ठीक है, मतलब इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जब एक जुड़ाव रहेगा, एक चेन बंधी रहती है, सो इट हैज़ टू फॉलो, इसका कुछ मतलब निकलता है। सो इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उसी इवेंट पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है और जो हमारी स्टोरी को एक बढ़िया से शेप दे सकता है। ओके, सो इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। ठीक है, तो सारांश में ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो भी इतिहास लिखा, उनके उस इतिहास में गवर्नर जनरल के इतिहास की ज़िंदगी के अलावा भारतीयों के जीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। वॉट देन वी डू, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं? सो क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री। तो हमको क्या चाहिए? एक दूसरा फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री के लिए। हमको एक नई प्रकार की हिस्ट्री लिखनी होगी। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल के ये आया कि अब जो पुरानी डेट्स थी उनका हमारे लिए अब कोई भी इस्तेमाल या कोई भी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस अब नहीं रह गया। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो इसके लिए जब हम नई हिस्ट्री लिखेंगे तो हमको एक नए सेट ऑफ डेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो हमको पता होना चाहिए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? एक साथ ही मैंने अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपके पूरे दिमाग में क्या बन जाएगी? मैगी। ओके तो अभी आज हमने जो पढ़ा इसको एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकें, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने देखा आपके कि डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले सबसे पहला स्टेज हम उठा रहे हैं। पहला स्टेज जहाँ पे जो हिस्टोरियंस थे वो किस प्रकार की हिस्ट्री लिखते थे कि भाई व्हेन द रूलर वॉज क्राउंड और द बैटल वॉज फॉट। ठीक, बस पूरी हिस्ट्री इनके आसपास ही थी। ओके, फिर अभी क्या? अभी इसने बताया कि हिस्ट्री एक्चुअली है क्या चीज़। हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर अ टाइम। ठीक है ना, मतलब हम पता लगाते हैं हाउ द थिंग्स चेंज्ड, हाउ द थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ द थिंग्स हैव नाउ बिकम इन द प्रेजेंट। ओके, और इसको और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हिस्ट्री मीन्स कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे पास्ट को प्रेजेंट से, वी रिफर टू टाइम, सो वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। समझ में आ गया तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है जैसा आज था वैसे पहले भी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो जब हम क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर, भाई रेलवेज़ आज भी हैं, कल भी थी क्या? आज जो लोग टी पहले पी रहे आज पी रहे हैं, क्या पहले भी पीते थे क्या? आज जो पेपर हम पढ़ रहे हैं, क्या पहले भी पीते थे? तो हिस्ट्री जानने के लिए हमारे अंदर पहले क्या आनी चाहिए? क्यूरोसिटी, यानी जिज्ञासा बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, जब जिज्ञासा आएगी उसके बाद ही हम हिस्ट्री में, हम पास्ट में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हर प्रकार की घटना में हम डेट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी घटनाएं जो कि होने में एक टाइम लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स सम इवेंट्स टेक अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी कैन नॉट फिक्स डेट्स एक्यूरेटली। यानी एक एक पर्टिकुलर डे में वो घटना नहीं हुई। जैसे कि आपका ब्रिटिश रूल आपके ऊपर कब आया और आपका नेशनल मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो इसके लिए आप कोई एक प्रिसाइज डेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक समय पे नहीं हुआ, इसने एक बहुत लंबा दौर लिया। राइट, और आपकी अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में या सोसाइटी में जो भी चेंजेस हुए, दिस ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम। सो दिस ऑल हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, सो वी कैन नॉट गिव वन फिक्स डेट फॉर दिस। ओके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। ओके, यानी एक पीरियड, एक दौर बता सकते हैं कि हाँ इस दौर में ऐसा हुआ था जब इस प्रकार के चेंजेस जो है हमको देखने में आए थे। ओके, नाउ अब उसके बाद भी हम हिस्ट्री में कुछ डेट्स को कब डालते हैं? ठीक है, यानी वो चीज़ जिसमें कि हम डेट्स को फिक्स कर सकते हैं। यानी किसी साल में जब व्हेन अ किंग वॉज बॉर्न और ही वॉज क्राउंड, married or had a child or had a war or when he died or the year in which the next ruler succeeded to the throne। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डेट को डाल सकते हैं। राइट, सुनाओ। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि अभी क्या है, अभी जो आपकी रिसेंट चेंजेस है, यानी कुछ सालों में हिस्टोरियंस ने नई चीज़ें लिखनी शुरू की। क्या? यानी अब ये सब छोड़ के उन्होंने नए इश्यूज़ को उठाया है ना, लोगों के बारे में, कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, कैसे समाज नया आया, कैसे शहर उदय हुए, कैसे मार्केट आए। ठीक है, नए विचारों के बारे में उन्होंने लिखा, नए साम्राज्य कैसे उदय हुए। तो ये उन लोगों का एक नया फॉर्मेट निकला हिस्ट्री का। ठीक है ना, अब देखिए विच डेट्स। अब विच डेट्स का मतलब क्या? यानी डेट्स कब इंपॉर्टेंट होती हैं? जब हम उनको इंपॉर्टेंट समझते हैं। ओके, सो वी कंपोज आर हिस्ट्री स्टोरी ऑफ द पास्ट वाई दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो तभी इम्पॉर्टेंट होंगी जब हम कहेंगे कि हाँ वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम
अपने अध्यात्म के तरीके को यानी हिस्ट्री लिखने की तरीके को जब बदल देंगे, जब न्यू इश्यूज़ को उठाएंगे, नई चीज़ों को लिखेंगे, तब एक नए सेट ऑफ डेट्स आएंगी और वो हमारे लिए फिर क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है। फिर इन्होंने बात किया आपका ब्रिटिश हिस्टोरियंस के बारे में, कि जो आपके ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन लोगों ने किस प्रकार की हिस्ट्री लिखी। तो उन लोगों ने लिखा बस गवर्नर जनरल की लाइफ के बारे में, यानी उनके जितने भी गवर्नर जनरल आए, चाहे आपके पहले वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए या लास्ट आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, या फिर इसके बीच में जितने भी और तरह के गवर्नर जनरल आए जिन्होंने अलग अलग तरह से शासन किया, ठीक, उसमें बहुत सारे गवर्नर जनरल के नाम इन्होंने दिए हैं। तो इनकी लाइफ के इर्द गिर्द इन्होंने सारा ताना बाना बुना और वही इनकी हिस्ट्री है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम हिस्ट्री में ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनके इस हिस्ट्री के फॉर्मेट में गवर्नर जनरल को जाके हम इंडियन सोसाइटी को भी फिट कर दें। ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको अलग प्रकार से हिस्ट्री लिखनी होगी। ठीक। अभी जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी राइट अ हिस्ट्री वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। क्यों? बिकॉज ईच चैप्टर हैव सम कोहेरेंस। ठीक है ना। चैप्टर में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसमें कुछ सेंस रहता है जिसको कि हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उस इवेंट पे फोकस करते हैं जो कि हमारी इस स्टोरी को प्रॉपर शेप देता है, वो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ऐसी हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लाइफ के आसपास घूमती है, उसमें हम देखते हैं कि किसी भी इंडियन को स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। किसी भी भारतीय का उसमें कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना। दे हैव नो स्पेस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सो वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री। हमको अलग प्रकार की हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब एक नए प्रकार की टेक, यानी ओल्ड डेट्स हमारे लिए क्या हो जाएंगी, एक्सपायरी हो जाएंगी, एंड नाउ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल कम दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। मतलब वो हिस्ट्री जो हमको अंग्रेज़ पढ़ाना चाहते थे, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, अब हमको चेंज करना है। हमको वो हिस्ट्री पढ़नी है जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो ये आज हमने आपके पहले चैप्टर में पढ़ा, और अगले क्लास में मैं आपको हाउ डू वी पीरियोडाइज टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया हो, चैप्टर क्लियर हुआ हो, सो देन प्लीज़ subscribe my channel Dear Future. Here I come. Like, share, comment. If you have any doubts you may ask me. एंड टिल द नेक्स्ट क्लास, जो मैंने अभी पढ़ाया है प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कीजिएगा, एंड डू प्लीज़ मेक द नोट्स। ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।